गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपकी बुक में जो ये स्टार्टिंग में आपके कुछ चैप्टर हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, उनमें से ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेशन 1 ये मैंने लिखवाया तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अब पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स पे जाएंगे। देखो, इसमें कंप्यूटर्स, ये जो चैप्टर्स स्टार्टिंग में आपके हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये पूरा एक सेक्शन है आपकी बुक का। उसमें यूनिट 1 में ये पहला है कम्युनिकेशन स्किल। तीन चार छोटे छोटे चैप्टर्स की यूनिट बना दी गई है, तो उसमें अलग अलग यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स में ये इस यूनिट, इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी इसमें चैप्टर हैं, इसमें इनका कंप्यूटर से कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बताए इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका जो ये जो पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, इसको माना जाता है स्किल सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू CBSE ये एक स्किल सब्जेक्ट है। स्किल सब्जेक्ट में हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी आती हैं कि मतलब कि जो बच्चे की मतलब उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया है इसको कि जो भी क्लास 10th लेवल में इसको पढ़ता है तो वो एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर थोड़ा वर्क कर सकता है। हालांकि उसको उसको करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कोर्स को डिफ़ाइन करते समय इसको डिफ़ाइन कर दिया गया है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ऐड कर दी गई है। बाकी जो जो पुराने जो और पेपर चलते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है, क्लास 10th में ही दो कंप्यूटर के 2-3 पेपर हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, FIT पहले चलता था, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है। तो हमारे स्कूल में इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलता है क्लास 10th में, और क्लास 9th में अभी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है। तो ठीक है, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये स्किल सब्जेक्ट में आता है। उनका वो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो वोकेशनल सब्जेक्ट में आता है। आपके सब्जेक्ट का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बच्चा, अगर भी कोई भी स्टूडेंट मैथ में, SST में या फिर साइंस में फेल होता है, तो ये जो कंप्यूटर के नंबर हैं ये उसको जाकर वहाँ पर उसको फिल कर देंगे। मतलब उसका रिपोर्ट कार्ड 5 सब्जेक्ट का ही बनेगा। अगर वो किसी में भी इन तीनों में से किसी में भी फेल होता है तो ये सारे नंबर जाकर उस नंबर को फिल कर देंगे और बच्चा पास हो जाएगा। उसके 5 ही सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड होंगे। लेकिन जहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है उसके साथ ड्रॉबैक क्या है कि उसमें वो कंप्यूटर एप्लीकेशन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को फिल करता है कि अगर कोई बच्चा हिंदी या इंग्लिश में फेल हो गया, कंपार्टमेंट मतलब वो पूरा फेल हो गया, मतलब ग्रेस मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा उसके बहुत कम नंबर आए हैं, तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के मार्क्स हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स में से जिसमें भी फेल होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। तो आपके इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा एक बहुत बड़ा ये है कि कोई भी अगर किसी भी कारण से मान लो फिजिक्स में, साइंस में और SST में या मैथ में फेल होता है, कम मार्क्स आएंगे तो ग्रेस मिलेगा, लेकिन अगर वो फेल ही हो जाता है पूरी तरीके से तो ये कंप्यूटर के मार्क्स उसको जाकर फिल कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्किल सब्जेक्ट में रखा जाता है। इसकी कैटेगरी बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी अलग होती है तो ये कंप्यूटर ही, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यही बेसिक डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि मैथ और वो हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को फिल करता है और ये बाकी के 3 जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं SST, मैथ और साइंस, उसको फिल करता है। ठीक है, तो इसमें ये जो पोर्शन है इसका कंप्यूटर से कोई खास लेना देना नहीं है। ये मतलब एम्प्लॉयज़ में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ये सेक्शन है पूरा, इसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। मतलब एक एम्प्लॉय होने के लिए कौन कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी है, तो इसको एक थ्योरी के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। हालांकि ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कोई एम्प्लॉय होने के लिए, कोई किसी तरह का क्राइटेरिया बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक थ्योरी बनाई गई है कोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसको इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसमें आपको कंप्यूटर का से थोड़ा बहुत ही पार्ट मिलेगा, मैक्सिमम पार्ट ये इसी तरह का है कि इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो थ्योरी ही है, बहुत पूरी थ्योरी ही है, और यही सब बताया गया है कि कम्युनिकेशन की स्किल और कम्युनिकेट करने के लिए या वर्क करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी है। यहाँ कंप्यूटर, मैंने पहले बताया कि इसमें कंप्यूटर का उतना रोल नहीं रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका आता है सबसे पहला चैप्टर जो इस सेक्शन का है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या होती हैं उनको इस तरह से डिफाइन किया। उसमें सेशन 1 है आपका, आपकी बुक में जो चैप्टर है उसमें अलग अलग सेशंस में डिवाइड करते हैं। उसमें जो सेशन 1 है वो है आपका मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक मेथड बताए गए हैं कम्युनिकेट करने के, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। कम्युनिकेशन के 3 मेथड डिफाइन है, वर्बल, नॉन वर्बल और कम्युनिकेशन। वर्बल के भी 2 मेथड है, ओरल एंड रिटन। देखो वर्बल नॉन वर्बल में जमीन आसमान का डिफरेंस है, इसमें भी ओरल रिटन हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वर्बल और नॉन वर्बल का बहुत बड़ा डिफरेंस है।
अगर हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, उसमें हम किसी भी तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन जो आप क्या कहते हैं, अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं प्रॉपर वे में, तो वो जिसमें सारी चीज़ें, सारे ग्रामर, सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो मतलब एक स्टैंडर्ड का यूज़ करके जो कम्युनिकेशन के मीडियम बने हैं, वो कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो हमारा वर्बल में आता है। और बिना किसी स्टैंडर्ड का यूज़ किए किसी भी तरीके से और भी कई चीज़ें आती हैं नॉन वर्बल में, सिर्फ यही नहीं आता, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन वर्बल में आती हैं, वो खाली बात स्टैंडर्ड की नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन वर्बल में आती हैं। तो वो जब टॉपिक में आएंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं जिनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रखा जाता है। नॉन वर्बल से एक सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ कम होगा और उसका क्या कहते हैं, आपके एक्शंस का यूज़ ज़्यादा होता है। वर्ड्स का यूज़ उतना नहीं रहेगा, मेन यूज़ होगा आपके एक्शंस के थ्रू जो कम्युनिकेशन की जाती है वो भी हमारे नॉन वर्बल में होते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन आपको पता है, आप टीवी देखते हो, ऐड देखते हो, मोबाइल देखते हो, मोबाइल में बहुत सारे ऐड दिखाई देते हैं, तो वो आपकी विजुअल कम्युनिकेशन है कि वो आपको एक मैसेज पास कराया जा रहा है वीडियो के थ्रू या किसी भी ऑडियो के थ्रू एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो वो सारे हमारे विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं कि मतलब देखकर बहुत चीज़ें हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, देखकर बहुत चीज़ें हम समझ लेते हैं, तो वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। ये तीनों अलग अलग हैं, मेजर टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें ओरल और रिटन में क्या आता है, पहले वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसमें ओरल में क्या होता है और रिटन में क्या होता है। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्ड्स का यूज करके जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिनमें मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि जो लेटर और एप्लीकेशन लिखते हैं सिर्फ वही वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ऐसा नहीं है। वो भी उसको जनरल लैंग्वेज में वर्बल कम्युनिकेशन उसी को कहा जाता है कि हम एक लेटर और एप्लीकेशन के फॉर्मेट में या एक स्पीच के फॉर्मेट में जब हम एक सिस्टमैटिक वे का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वो तो एक जनरल लैंग्वेज है जो मतलब नॉर्मली लोगों को बताई जाती है कि कोई भी चीज़ वर्बली एक्सप्रेस करना है तो और उसमें सबसे सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें स्टैंडर्ड का ख्याल रखा जाता है कि सारी चीज़ें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, कोई चीज़ उसमें गलत ना हो, ग्रामर का भी उसमें अच्छे से यूज़ किया गया हो। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें फीलिंग्स का या आइडियाज़ का कोई मैटर नहीं है, वो भी उसी में आती हैं, वो फीलिंग्स भी आती हैं, आइडियाज़ भी आते हैं, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी होता है, लैंग्वेज होता है। तो तीन मेन पॉइंट हैं जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले होती है लैंग्वेज। भाई वर्बल का मतलब वर्ड्स का यूज़ करके अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए लैंग्वेज का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आदमी कैसे बात करेगा? बात करने के लिए हमारे पास मतलब जो कोई भी मीडियम, कोई तो मीडियम चाहिए ही होता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो सबसे मेन मीडियम जो आजकल के टाइम पे है, जो कोई किसी भी टाइम पर कभी भी कहीं पर भी कि सबसे मेन चीज़ होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे मेन एस्पेक्ट होता है आपके वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर हम वर्ड्स के थ्रू कहते हैं ना किसी को कोई चीज़ वर्बली कम्युनिकेट बता दो, तो वर्बली का मतलब बोल कर बताना। ठीक है, बोलकर, उसमें बोलने से मतलब बोलने से भी है और राइटिंग में भी है, मतलब लैंग्वेज का यूज़ करके किसी को कोई चीज़ समझाना। तो वर्बली समझाने का मतलब या वर्बल कम्युनिकेट का मतलब है कि सबसे मेन चीज़ इसमें आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज का यूज़ ज़रूर है। ठीक है, तो अब वो लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही लिखी हुई चीज़ वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी, किसी भी लैंग्वेज में। हमारी कंट्री में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, हिंदी का यूज़ किया जाता है, अदर कंट्रीज़ में नहीं यूज़ किया जाता। बहुत सारी कंट्रीज है जो अपनी लैंग्वेज ही यूज़ करती है, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज यूज़ करती है, चाइनीज़, जापानीज़, तो उनके अपने स्टैंडर्ड है। हिंदी के भी अपने स्टैंडर्ड है, हिंदी में भी जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, जो लेटर लिखी जाती है, उनमें अपनी ग्रामर लगाई जाती है, तो उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन एक मेंटालिटी बनी हुई है कि यहाँ अगर कोई सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन माना जाएगा या एप्लीकेशन या उनको दी जाएगी तो वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो वर्ड लैंग्वेज यूज ही ना होती हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। तो सबसे मेन जो पॉइंट है वर्बल कम्युनिकेशन का वो होता है लैंग्वेज। बिना लैंग्वेज के हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन का और मीडियम है, नॉन वर्बल में दूसरा मीडियम बताया जाएगा जिससे कम्युनिकेट किया जाता है, और आपने देखा भी है, ध्यान नहीं है आप लोगों को, उतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया उस चीज़ को, लेकिन वो सारी चीज़ें भी आती हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे मेन आता है हमारे लैंग्वेज का यूज़ करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें हम वर्ड्स बोलते हैं। तो दूसरी चीज़ में आती है वर्ड्स, हम वर्ड्स का एक्सचेंज करते हैं। भाई हम किसी हम जैसे हम बोल रहे हैं तो हम वर्ड्स हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश का यूज़ करके आप लोगों को कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जो ये वाला पार्ट मेरा है जिसमें मेरी लैंग्वेज आपको सुनाई दे रही है,
हिंदी में आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये हमारा वर्बल वो है वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट, कि हम वर्बली आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसमें आइडियाज़, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। लैंग्वेज तो एक पार्ट है कि अगर लैंग्वेज नहीं आएगी तो कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। भाई अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझानी हो तो या तो मुझे उसको हिंदी में समझाना होगा या तो इंग्लिश में समझाना होगा। अब अगर तमिल और तेलुगु में मैंने समझाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ इस क्लास में कोई स्टूडेंट है नहीं जिसे समझ में आता होगा। दूसरी चीज़, वो मुझे भी आनी चाहिए, तो वो लैंग्वेज मुझे भी नहीं आती है, या किसी को भी मान लो कोई साउथ का टीचर है उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप उससे कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है तो वो आपको किसी भी लैंग्वेज में वो चीज़ समझा ही नहीं सकता, भले वो चीज़ उसे कितनी भी अच्छी आती है। तो लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़, एक्सचेंज ऑफ वर्ड से मतलब एक्सचेंज ऑफ वर्ड टू एक्सचेंज थॉट। इससे मतलब है कि जो वर्ड्स यूज, थॉट्स, जो हमारे विचार हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। उस तरह के वर्ड्स पता होने चाहिए कि किस चीज़ को बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात कंप्यूटर की करते हैं तो कंप्यूटर का मतलब आपके दिमाग में तुरंत एक मशीन आती है कि वो कंप्यूटर है, मशीन है, CPU है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जगह हम कोई दूसरा वर्ड बोलने लगे थोड़ी ना आप उसे समझ पाओगे। अगर हम बोलने लगे कि कंप्यूटर की जगह हम फ्रिज वर्ड यूज़ करने लगे तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके दिमाग में फ्रिज कंप्यूटर की वो इमेज बनने लगे। आपने फ्रिज देखा तो आपकी फ्रिज की इमेज बनने लगेगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ गलत बताया जा रहा है। तो जो वर्ड्स होते हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वर्ड, सारी कहानी वर्ड्स की होती है भाई। कोई चीज़ अगर आदमी एक बोलने का तरीका होता है, अगर एक कहा जाए कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो वो एक अच्छा मैनर माना जाएगा, और दूसरी चीज़ कही जाए तुम्हारे बाप का क्या नाम है तो वो एक गलत मैनर माना जाएगा। हालांकि दोनों चीज़ की मीनिंग एक ही है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पर एक जगह पे पिताजी यूज़ हो रहा है, एक जगह पे बाप यूज़ हो रहा है, दोनों बहुत बड़े, दोनों में मेजर डिफरेंस है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। कोई आपसे अगर पूछता है तो आपके व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो आप उसको पता है, आप उसको किस वे में जवाब दोगे। लेकिन कोई अगर गुस्से में आकर इस तरह का पूछता है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो तुम भी उसी तरह गुस्से में जवाब दोगे। तो वही चीज़ होती है कि वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी तरह के वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, कि हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से वो वर्ड्स हमारे किस तरह के थॉट्स पैदा कर रहे हैं। भाई अगर सही वर्ड है तो वो अच्छी चीज़ें पैदा करेंगे, गलत वर्ड है तो वो गलत चीज़ें पैदा करेंगे, मतलब सामने वाला फिर उसी तरह रिएक्ट करेगा। तो जिस तरह के वर्ड्स होंगे उसी तरह का रिएक्शन होगा। किसी की तारीफ करोगे तो उसे अच्छा लगेगा, किसी की बुराई करोगे तो वो बुरा लगेगा। भाई आप लोग टीचर्स हैं, बहुत बार टीचर्स तारीफ करते हैं, बहुत बार बुराई भी करते हैं। बुराई ज़्यादा करते हैं, तारीफ कम करते हैं, क्योंकि आप लोग तारीफ के मौके देते नहीं हो, तो बुराई वाला मौका ज़्यादा देते हो। तो वही चीज़ है, तो जब भी बुराई होती है तो बुरा तो सबको लगता है, भले कोई कह ना पाए। तो वो वर्ड्स ही हैं जो हमें फीलिंग्स देते हैं, कि उन वर्ड्स को सुन के हमें समझ में आता है कि हमारे मन में अपने हिसाब से फीलिंग्स पता चलती है। भाई अगर कोई रोबोटिक कंप्यूटर या कोई रोबोटिक मशीन टाइप की है जो इंसान जैसी दिखती हो, रोबोट हो, उसको तुम कुछ भी बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा? जितना चाहे उतना उल्टा सीधा बोलो, जितनी चाहे उतनी गाली दे दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है। लेकिन वही चीज़ इंसान के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो फीलिंग्स, आइडियाज़, इन सब को कम्युनिकेट कर, इन सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास लैंग्वेज की ज़रूरत होनी चाहिए। और ये सारी जो कहानी है ये आती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में, कि हम वर्ड्स का यूज़ कर, लैंग्वेज का सबसे पहले तो लैंग्वेज आती है, उसके बाद आती है लैंग्वेज में यूज़ किए जाने वर्ड्स, फिर वर्ड्स के बाद आते हैं हमारे फीलिंग्स और आइडियाज़ कि किस सेंस में, किस वे में, किस तरीके से उस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। एक ही बात को बोलने के 2-3 कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सा तरीका अच्छा वाला तरीका है ये वर्ड्स डिफाइन करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, आपको एग्जाम्पल देके बताया, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो आपको 2 मिनट में आप जवाब दे दोगे और आपको अच्छा भी लगेगा, मतलब एक अच्छे लैंग्वेज में पूछा गया। लेकिन उसी चीज़ को अगर गलत लैंग्वेज में पूछा जाए, बहुत ख़राब तरीके से पूछा जाए, तो आप आंसर उसका वही है, लेकिन वो आदमी जिससे भी पूछा जाएगा वो आदमी उससे नहीं जवाब देगा, ठीक है। चाहे किसी तुमसे कम उम्र के या किसी तुम्हारे बराबर वाले से को 2 थप्पड़ लगा भी दो उसको वहीं पे, कि तमीज़ से बात करो, कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इन सारी चीज़ों का रोल होता है। सबसे पहले हमारा लैंग्वेज का रोल आता है, फिर वर्ड्स का रोल आता है, इसके बाद उसको फीलिंग्स और आइडियाज़ का रोल आता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से एक्सप्लेन की गई, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट हैं। अब उनको आगे बताते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन के जो 2 पार्ट होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या मतलब है कि जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है,
मतलब जब हम अपने आवाज़ का यूज़ करके, अपनी वॉइस का यूज़ करके, वर्ड्स का यूज़, और जो वर्ड्स को यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं, वो सब हमारा आता है ओरल कम्युनिकेशन में। जैसे हम लोग किसी को मोबाइल से कॉल करते हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन है। मैं आप लोगों को ये चैप्टर बता रहा हूँ, ये ओरल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो जो भी चीज़ वॉइस का यूज़ करके, वॉइस का, वर्ड्स का, लैंग्वेज का यूज़ करके, यहाँ वॉइस एक मेजर फैक्टर है भाई। लैंग्वेज और वर्ड्स तो रहेंगे ही, लैंग्वेज, वर्ड्स, फीलिंग तो वो रहेंगे ही। तीनों मेन पार्ट है, लैंग्वेज, वर्ड, फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज़, वो सारे आपके वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हो जा रही हैं। एक जगह पर हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, एक जगह हम वॉइस का यूज़ कर रहे हैं। वर्ड्स को बताने के लिए, लैंग्वेज को समझाने के लिए, या अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को बताने के लिए, आइडियाज़ को शेयर करने के लिए हम जब वॉइस का यूज़ करते हैं, हम वॉइस के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारा आता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल का जैसे आप लोग बचपन में याद होगा कि ओरल टेस्ट होता था। अब तो ओरल टेस्ट नहीं होता है आपका, रिटन टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट में क्या था, क्वेश्चन पूछे जाते थे और जवाब देने होते थे। रिटन टेस्ट में कहानी अलग हो जाती है कि भाई आपको बोर्ड पे लिख दिया जाता है या पेपर दे दिया जाता है, और सारा काम आपका उसी पेपर और कॉपी पे आपका सारा काम होता है। तो वो ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट से ही क्लियर होता है कि ओरल में क्या होता है और रिटन में क्या होता है। ओरल में जो भी चीज़ है वो हम वॉइस का यूज़ करते हैं। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, छोटे बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो छोटी क्लास में वो कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम होता है, क्योंकि उससे बच्चे बोलने की उनकी आदत भी बढ़ जाती है कि वो टीचर्स के सामने बोलने भी लगते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि उससे उनको वर्ड्स भी क्लियर होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है। तो छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में क्यों रिटन पे जोर देते हैं, ओरल पे जोर नहीं देते हैं, ओरल हटा दिया जाता है। मान लो क्लास 5 तक ओरल टेस्ट होते हैं, उसके बाद से ओरल टेस्ट नहीं होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि छोटी क्लास में बच्चे छोटे होते हैं, बहुत बार उनको जो होता है स्पीकिंग की प्रॉब्लम होती है। बहुत बार वो वर्ड्स वो गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो, वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करें, चाहे वो हिंदी के वर्ड्स हो चाहे वो इंग्लिश के वर्ड्स हो, इसीलिए वो ओरल टेस्ट लिए जाते हैं। हिंदी ओरल, इंग्लिश ओरल याद होगा, सबने दिए होंगे। मैथमेटिक्स का ओरल नहीं होता है, बहुत शायद रेयरली ही होता, और टेबल सुनते थे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था इसमें टेबल सुनी जाती थी, क्योंकि बच्चों को टेबल याद नहीं होती थी तो टेबल सुनी जाती थी। लेकिन नॉर्मली हिंदी का ओरल टेस्ट, इंग्लिश का ओरल टेस्ट, ये सबने दिए हैं, सभी ने दिए, जिसने भी स्कूल में पढ़ाई की सभी ने ओरल टेस्ट दिए। तो उसके पीछे पर्पस यही होता था कि जो भी बच्चा ये हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसको वो क्लियरिटी हो, कि वो टीचर को क्लियरिटी हो कि ये जो वर्ड्स बोल रहा है वो वर्ड सही प्रोनाउंस कर रहा है। मेन पर्पस वही है। टेस्ट तो अपनी जगह है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना उतना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बहुत बड़े भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, जॉब भी करने लगे, लेकिन कुछ वर्ड्स उनके मुंह से गलत निकलते हैं, या उस वर्ड को पर्टिकुलर किसी एक वर्ड को या दो वर्ड को, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो किसी वर्ड को उतने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। साउथ इंडियन लोगों को देखो, साउथ इंडियन लोगों का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा खराब होता है। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होता है, वो मेजॉरिटी का खराब होता है। वो अजीब तरीके से इंग्लिश बोलते तो हैं, इंग्लिश और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। लेकिन नॉर्थ इंडियन लोगों में इंग्लिश की नॉलेज भले कम हो, भले इंग्लिश बोलने वाले कम हो, उतने ना हो साउथ इंडियंस की कंपैरिजन में, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि शुरू से इस तरह की लैंग्वेज से वो कम्युनिकेट करते आए हैं, जिसकी वजह से वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत फ़ायदा होता है। देखो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज बोली जाती है बोलने के मामले में। देखो सबसे मुश्किल लैंग्वेज जो राइटिंग में है वो है चाइनीज़, और सबसे लैंग्वेज जो ओरल में है, मतलब बोलने कम्युनिकेशन के लिए, वो हिंदी। हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमारी हिंदी नहीं है। हम लोग तो जो बोलते हैं उसमें मैक्सिमम वर्ड्स उर्दू के हैं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के हैं और कुछ वर्ड्स हिंदी के हैं। अगर प्योर हिंदी की बात की जाए तो प्योर हिंदी बोलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो सबसे मुश्किल मानी जाती है कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि प्योर हिंदी बहुत कम लोगों को आती है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में वो बात करें, बिल्कुल सारे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते, अच्छे शब्दों का यूज़ करते हुए बात करें, तो वो काफ़ी मुश्किल माना जाता है। इसीलिए बात करने में सबसे मुश्किल, कम्युनिकेशन में जो सबसे मुश्किल लैंग्वेज है वो है हमारी हिंदी। और रिटन राइटिंग में जो सबसे मुश्किल लैंग्वेज है वो उसको चाइनीज़ माना गया है, क्योंकि उसको लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई नया आदमी हो उसको चाइनीज़ लिखनी हो तो बहुत मुश्किल होता है। और मैंने पहले बताया कि हिंदी हम लोग बोलते नहीं, हम लोग जो बोलते हैं वो हिंदी में कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है, लेकिन अगर प्योर हिंदी की बात की जाए, शुद्ध हिंदी, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन हम लोगों का इसीलिए बाकी साउथ इंडियन से थोड़ा बेटर होता है, हम लोग का प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन बेटर है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन से आपको समझ में ही आता है कि रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो काम राइटिंग में होता है, लिखित में जो भी काम हो रहा है, वो सारा हमारा रिटन कम्युनिकेशन में होता है। चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो कॉपी में आप लोग कोई चीज़ लिख रहे हो, वो सब हमारा रिटन कम्युनिकेशन है।
कोई भी चीज़, किसी भी तरह की चीज़ लिख रहे हैं, वो सब कुछ उसी रिटर्न वाले पार्ट में आता है, जो भी पार्ट हमारा राइटिंग का यूज़ करके, वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें रहेंगी, लैंग्वेज भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे, फीलिंग्स भी होगी, आइडियाज़ भी होंगे, लेकिन मोड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एक जगह हम सिर्फ बोल कर काम चला रहे हैं, दूसरी जगह हमें सिर्फ लिखना है, वहाँ बोलना नहीं है, वहाँ सारी चीज़ों को वर्ड्स में लिखना है। ये रिटर्न ओरल वाला पार्ट तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन रिटर्न वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि चैप्टर में है काफ़ी कुछ है। स्टार्टिंग वाले जो सेशन है वो तो काफ़ी बड़ा है, उसके बाद वाले सेशन उतने बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे ही हैं। लेकिन ये मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इस चैप्टर में जब तक ये चैप्टर चलेंगे, इसमें जितने भी चैप्टर आते हैं, उसमें आपको कंप्यूटर का उतना यूज़ बहुत कम देखने को मिलेगा। यही सारी चीज़ें रहेंगी, इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यही सारी चीज़ें आती हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हाव भाव होने चाहिए, किस तरह का एक्सप्रेशन होनी चाहिए, यही सारा इसमें आता है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, तो उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।